स्वागत है। मेरा नाम है नंद किशोर राजपुरोहित और मैं लेकर हाजिर हूँ भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्राचीन इतिहास देखेंगे हम आज। और प्राचीन इतिहास में हम देख रहे थे मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य देख रहे थे। और मौर्य साम्राज्य में हमने जो है देखा था वो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को देख लिया था। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है वो है आपका जो है अशोक। और अशोक से बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जो पहले फटाफट लाइव आ जाइए जितने भी लोग हैं। शुक्ला सर नमस्कार, बाबूलाल बोनवाल कंपटीशन टाइम, और श्याम सुंदर लखा, नेहा कुमारी गुड इवनिंग। क्वेश्चन सेशन लेंगे, ज़रूर लेंगे, जल्दी ही लेंगे। गोपाल कुड़िया गुड इवनिंग, अनुज जैन गुड इवनिंग भाई, बिल्कुल क्वेश्चन सेशन कराएंगे। नेहा कुमारी टेंशन मत लीजिएगा, फिलहाल तो अपन जो है इस टॉपिक पे ध्यान देते हैं। तो अपना टॉपिक है वो है आपका जो है मौर्य काल। कौन सा टॉपिक था? मौर्य काल। और मौर्य काल में हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे मौर्य काल में वो था अशोक। किसकी बात कर रहे थे हम अशोक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अशोक की। दो सौ 73 BC से 232 BC तक अशोक क्या रहेगा? जो है मगध का शासक रहेगा। और इसकी राजधानी क्या होगी? पाटलिपुत्र। इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो जानकारी मिलेगी हमें जो है इसके कई सारे जो है अभिलेखों से। किससे मिलेगी? अभिलेखों से मिलेगी। या फिर किससे मिलेगी? या जैन साहित्य, या फिर किससे मिलेगी? कई सारे जो है बौद्ध साहित्य, ठीक है। या फिर किससे मिलेगी? या जो है कई सारे जो है इसके स्तंभ लेख है, गुहा लेख है, वो भी है। या फिर जो है आपका लौकिक साहित्य है। तो इन सारों से जो है हमें इसके बारे में क्या मिलेगी? जानकारी। इन सारों में जो जानकारी मिलती है तो प्रारंभ में हमें जो भी अभिलेख मिले उसमें कहीं पर भी हमें अशोक का नाम नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? नाम नहीं मिलता है। और उसमें सिर्फ मिलती है इसकी उपाधियाँ। क्या मिलती है? उपाधियाँ। तो हम उनके बारे में बात करेंगे। मोटे तौर पे आपको समझने वाली चीज़ है वो ये है। अपन देखते हैं अब जो है इसके बारे में प्रारंभिक जानकारी। तो देखिए, आपको पूछे कि जो है अशोक के पिता का नाम क्या है? पिता तो आपको पता है, पिता इसका क्या है? बिंदुसार। क्या नाम है? बिंदुसार। इसकी माता पूछे, माता तो जो है माता का नाम मिलेगा आपको, वो मिलेगा देखिए धम्मा, ठीक है। एक जगह नाम मिलेगा पासादिका। ये अलग अलग साहित्य ग्रंथों में जो नाम मिलते हैं उनके अकॉर्डिंग नाम एक ही, औरत एक ही है, नाम अलग अलग है। पासादिका और शुभंद्रा, महाशुभंद्रा, ऐसा करके एक और है। तो इस तरह से 3-4 हमें जो है इसके क्या देखने को मिलेंगे? अलग अलग साहित्यों में नाम देखने को मिलेंगे। अशोक की पत्नियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि पत्नी एक दो नहीं थी, कई सारी थी पत्नियां, ठीक है। तो पत्नियों की बात देखिए। पत्नी एक होती है महादेवी। क्या नाम होता है? महादेवी। इसके 2 बच्चे होते हैं इसे अशोक को। एक का नाम होता है महेंद्र। क्या नाम है? महेंद्र। और एक लड़की होती है जिसका नाम है संघमित्रा। क्या नाम है? संघमित्रा नाम है उसका। इन दोनों को आगे जो है धर्म प्रचार के लिए भेजेगा। कहाँ पे? श्रीलंका। जितने भी लोग लाइक है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अधिक लोग आ जाइएगा। एनटीपीसी एग्ज़ाम का अभी कोई डेट तो है नहीं, वैसे जब भी होगा नेक्स्ट बताएंगे। नेहा कुमारी पूछ रही थी। गुड इवनिंग पूजा साहू, रिलैक्स लाइफ गुड इवनिंग। शिवाजी, वाल्मीकि सर, मौर्य का हिस्ट्री भी पढ़ाइएगा सर। मध्यकालीन, बिल्कुल मध्यकालीन हिस्ट्री पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। योगेश कुमार गुड इवनिंग। सुभाष जाखड़, बिंदुसार पढ़ा दिया, बिंदुसार भाई। अच्छा, पिता का नाम बता रहे हो? नरपत सिंह जी नमस्कार। अधिक से अधिक लोग आ जाइएगा लाइव, ऐसे मत कीजिए।
नितिन वर्मा, शुक्रिया, सबको पढ़ाएंगे, आप टेंशन फ्री रहिए, है ना। तो महादेवी जो है इनकी पत्नी थी और संघमित्रा और जो है इनके और पुत्र थे। और एक पत्नी का नाम मिलेगा, उसका नाम होगा पद्मावती। क्या नाम होगा? पद्मावती। इस पद्मावती से जो है एक कुणाल नाम का पुत्र होगा। क्या नाम होगा? कुणाल नाम का पुत्र। ठीक है, ये कुणाल नाम का पुत्र होगा। एक होगी जो है रानी इसकी कारुवाकी। क्या नाम है? कारुवाकी। कारुवाकी जो है इसे जो है इसका कारुवाकी जो है इसको अपन कहते हैं, इसका अभिलेखों में जिक्र मिलता है। किस में जिक्र मिलता है? अभिलेखों में। प्रयागराज अभिलेख वगैरह स्तंभ लेख है उसमें इसका जिक्र मिलेगा, अभिलेखों में जिक्र मिलता है। अशोक की ऐसी कौन सी रानी थी जिसका अभिलेखों में जिक्र मिलता है? आपसे पूछे तो वो कौन सी है? कारुवाकी। प्रयाग प्रशस्ति जो है उस अभिलेख में जो हमें जो है इस रानी के बारे में क्या मिलेगा? जिक्र मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है ना। और इसका जो है पुत्र होता है उसका नाम होता है तीवर। क्या नाम होता है? तीवर। एक रानी और होती है उसका नाम होता है तिष्य रक्षिता। क्या नाम है? तिष्य रक्षिता। इसका नाम क्या है? तिष्य रक्षिता। और ये जो है बौद्ध धर्म की विरोधी थी। कौन से धर्म की विरोधी थी? बौद्ध धर्म की विरोधी थी। जब अशोक की मृत्यु होती है तो उसके साथ ये क्या हो जाएगी? सती हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सती। तो सती होने का उल्लेख मिलता है अशोक की कौन सी रानी के बारे में मिलता है? तिष्य रक्षिता के बारे में मिलता है। किसके बारे में मिलता है? तिष्य रक्षिता के बारे में। लाइक कर दीजिए प्लीज, नए लोग जितने भी जुड़े लाइक कर दीजिएगा। राम राम भाई, राम राम। शुक्रिया टेकम सिंह जी। रितेश कुमार नमस्कार। चलिए, तो जो है हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी इसकी पत्नियों के बारे में। इसकी पुत्रियों के बारे में पूछे तो एक और इसकी पुत्री होती है, उसका नाम होता है आपका जो है इसका नाम होता है आपके जो ललित पाटन और जो है देवनगर नगर बसाती है। आगे नाम आएगा, मैं आपको बता दूंगा, नेपाल के अंदर। तो जो है 2 पुत्रियाँ होती है, 2-3 ये पुत्र हमें देखने को मिलते हैं, इतना ध्यान रखना इसके बारे में। अब इसकी प्रारंभिक जानकारी हमें जो मिलती है किसके बारे में? इसके अशोक के बारे में। क्या मिलती है? प्रारंभिक जानकारी। प्रारंभिक जानकारी। ये प्रारंभिक जानकारी में जो हमें इसकी एक नाम की उपाधि मिलती है। क्या मिलती है? उपाधि। ठीक है। और उस उपाधि में जो है हम देखते हैं देवनाम प्रियदसी में नाम मिलता है। देवनाम प्रियदसी। क्या नाम मिलता है? देवनाम प्रियदसी इसकी उपाधि मिलती है। ठीक है। और इसमें जो है क्या होगा? देवनाम प्रियदसी मिलता है। और इसके अलावा जो है पुराणों में हमें उपाधि देखने को मिलती है। किसमें? पुराणों में। पुराणों में जो है हमें मिलता है वो मिलता है अशोक वर्धन। क्या मिलता है? अशोक वर्धन मिलता है। तो इस देवनाम प्रियदसी को शुरुआत में जो है हमने जो है इसकी उपाधियों की तुलना की या साम्यता बिठाई गई, वो श्रीलंका के शासक तिस से बिठाई गई। श्रीलंका के शासक तिस। ठीक है। इस तिस से जो है क्या बिठाई गई? साम्यता बिठाई गई। ऐसा माना गया कि श्रीलंका का शासक तिस है जो वहाँ पे मिले अभिलेखों में, उसकी उपाधि क्या मिलती है? देवनाम प्रियदसी। तब जो है हमें शुरुआत प्रारंभिक दौर में हमने ये सोचा कि वो श्रीलंका का शासक ही है जिसने भारत में क्या किया होगा? राज्य, और उसके जो है सारे क्या मिलते हैं हमें? अभिलेख। लेकिन होता क्या है 1837 में जेम्स प्रिसेप को अभिलेख पढ़ने में जो है सफलता प्राप्त होती है, अशोक का एक द्विभाषिक अभिलेख, जिसमें हमें ये नाम पता चलता है कि वो क्या है? अशोक है। फिर जो है कई सारे अशोक के नाम के स्पष्ट अभिलेख भी हमें देखने को मिलते हैं। नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कई सारे अभिलेखों में। याद रखना, एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाम का स्पष्ट उल्लेख तो किस में मिलता है? देखिए, एक तो है नेटूर। ठीक है। और कौन सा है? नेटूर के बाद है गुजरा, और क्या है? मास्की, और क्या है? उडेन,
उड़न गोला, क्या है, उड़न गोला। नेटूर जो है ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और मास्की जो है एमपी में है, और ये जो है कर्नाटक में है, और गुजरा भी मेरे ख्याल से, या मास्की कर्नाटक में है तो गुजरा जो है एमपी में होगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो आप ध्यान में थोड़ा मैच आप भी कर लेना इसको। तो ये 4 जगह ऐसे हैं, 4 अभिलेख या लघु स्तंभ लेख है। ये चारों ही क्या है, लघु स्तंभ लेख है। क्या है, ये चारों ही लघु स्तंभ लेख है। और इन चारों लघु स्तंभ लेखों में जो हमें जानकारी मिलती है वो अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख करते हैं, और सीधा सीधा पता चलता है कि ये अशोक ही है जो क्या है, मौर्य शासक है, और इतने बड़े साम्राज्य पे क्या करता है, राज करता है। तो इस तरह से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। जब हमें जानकारी यहाँ सारे से मिलती है इन चीज़ों से, तब हमें जो ये भी पता चलता है जो है अशोक ने अपने राज्य ग्रहण जो करता है या राज्याभिषेक होता है, इन जानकारियों के अनुसार वो होता है अशोक का राज्याभिषेक 269 BC में जो है इसका क्या होगा, राज्याभिषेक होगा। क्या होगा, राज्याभिषेक कब होगा, 269 यानी कि 69 में, है ना। ऐसा क्यों भाई, तो देखिए कई सारे सिंहली ग्रंथ यानी कि श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ है वो, कई सारे जैन ग्रंथ और जो है बौद्ध अनुयायी तारानाथ आदि ऐसा मानते हैं कि अशोक जो है अपने कई सारी भाइयों की हत्या करके शासक बना था। बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध क्या बना था, शासक। बिंदुसार ने सुसीम को जो है अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, और इसने जो है अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासक बना। क्या बना, 99 भाइयों की हत्या करके क्या बना है, शासक बना है। ऐसा हमें जो है कई सारे जैन, बौद्ध और सिंहली ग्रंथों में इसकी क्या मिलती है, जानकारी। चलिए, तब इसका मतलब ये है कि 73 से लेके 69 तक क्या चला होगा, संघर्ष चला होगा, गृह युद्ध चला होगा। क्या चला होगा, गृह युद्ध। उसके बाद उसने अपने भाइयों की हत्या कर दी, फिर रास्ता साफ हो गया तो ये क्या बन गया, शासक बन गया। ठीक है, और क्या मिलता है, और हमें ये जानकारी मिलती है कि जो है इससे पूर्व में, शासक बनने से पूर्व में जो है, शासक से पूर्व में यह उज्जैन का राज्यपाल था। क्या था, उज्जैन का राज्यपाल या उज्जैन का जो है प्रशासक था। आप ये समझ लीजिए, राज्यपाल का मतलब राजकुमारों को नियुक्त करने की वहाँ परंपरा थी प्रशासनिक इकाइयों में, तो वो जो है उज्जैन का राज्यपाल था, या अवंती प्रदेश कह सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरह से जो है वहाँ का राज्यपाल था शासक बनने से पूर्व। ठीक है, और क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि शासन के 8वें साल में, शासन कहे तो राजाभिषेक, शासन का बजाय राजाभिषेक कह देते, ज़्यादा बेटर रहेगा। राजाभिषेक के 8वें वर्ष में इसने जो है कलिंग पर आक्रमण किया। किस पे आक्रमण किया, कलिंग पे। ठीक है, यानी कि आपको पूछें कि राजाभिषेक के 8वां साल, तो इसका मतलब क्या, 8 लेस कर दूं तो कौन सा साल हो जाएगा, कलिंग आक्रमण 261 BC। ठीक है, 261 BC में 8 वर्ष बाद या 9वें वर्ष में, ये समझ सकते हो आप। ठीक है, इस टाइप से जो है BC में जो है इसने क्या कर दिया, कलिंग पे आक्रमण कर दिया। जब इसने कलिंग पे आक्रमण किया तो हमें जो है ये पता चलता है कि कलिंग में इसने जो है 1 लाख लोगों को जो है मरवा दिया। कितने लोगों की हत्या, 1 लाख लोगों को क्या कर दी, हत्या कर दी। और जो है क्या किया, 1.50 लाख लोगों को बंदी बना दिया गया। क्या बना दिया, बंदी।
और इन बंदी बनाए हुए लोगों को इसने क्या बना दिया, अपना दास बना दिया। क्या बना दिया, दास। और इनसे क्या साफ कराए, जंगल। क्या साफ कराए, जंगल। किस लिए, कृषि हेतु। किस लिए, कृषि हेतु, मैदानी भागों को कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हमें जानकारी मिलती है। शुक्रिया, खुश रहो, राव म्यूजिक, शाहपुरा, सुभाष जाखड़, गुजरा, मास्की, नेटूर, उड़न गोला, सब में अशोक नाम मिलता भी, सुभाष जाखड़। बिल्कुल मार दिया नन्नाणु भाइयों को, बिल्कुल सही है। ठीक है, सुभाष जाखड़, बिल्कुल सुभाष जाखड़, अच्छी बात है। आप लगे हुए हैं सारे तैयारी में। और पूजा साहू, सिलेबस कितना भी लंबा है, करवाना तो मुझे ही है। स्पीड ज़्यादा बढ़ा के क्या मज़ा आ जाएगा। अभी स्लो स्पीड में चलेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, हम कवर करके टॉपिक चलेंगे। समझ रहे हैं बात को, इस चीज़ को समझा करो। गुड इवनिंग दिलीप कुमार जी। तो दास बना के जो है इनको क्या कर दिया, जंगलों में जो है कृषि कार्य हेतु जंगल साफ करवाए, जंगल में लगा दिया। क्या करने के लिए, जंगल साफ करने के लिए। यहाँ तक दिख रहा है ना, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है। अब देखिए इस युद्ध में जो है, जब अशोक कहता है इस युद्ध की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो वो देख लीजिएगा। कलिंग युद्ध की जानकारी हमें जो मिलती है वो मिलती है आपके कलिंग युद्ध की जानकारी 13वां अभिलेख जो है, 13वां अभिलेख, ठीक है। कौन सा अभिलेख, 13वें अभिलेख में जो है हमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। अशोक का 13वां अभिलेख है, जिसे क्या है, कलिंग युद्ध की क्या मिलती है, युद्ध की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो है हमें एक वहाँ अभिलेख मिलता है हाथी गुफा का अभिलेख। कौन सा अभिलेख, हाथी गुफा का अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख। उस अभिलेख में जो है किसी कलिंग पे किसी नंद राजा के राज्य करने का जो है क्या मिलता है, जिक्र। नंद राजा का राज्य, ये जिक्र हमें कहाँ मिलता है, हाथी गुफा अभिलेख में। और नंद राजा कहाँ का था, कलिंग का। ठीक है। अब इस युद्ध में जब इतनी दुर्दशा देखी, 1 लाख लोगों की हत्या हो गई, 50 लाख लोगों को बंदी बना दिया गया, तब अशोक का हृदय हो जाता है परिवर्तित। और अशोक जो है यहाँ पे युद्ध नीति त्याग के धम्म नीति को अपनाता है। कौन सी नीति को अपनाता है, इसी युद्ध में जो है, इसी युद्ध में अशोक ने कौन सी नीति अपनाई, धम्म नीति। कौन सी नीति अपनाई, धम्म नीति अपनाई। ये ध्यान रखना, अशोक ने कौन से युद्ध के बाद जो है अपनी युद्ध नीति त्याग दी थी, कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग विजय कर लिया, उसके बाद इसने जो है क्या किया, युद्ध नीति त्याग के जो है कौन सी नीति अपना दी, धम्म नीति। इसी युद्ध में कौन सी नीति अपनाई, धम्म नीति अपनाई। अब क्या होगा कि जब जो है इस कलिंग पे विजय के अशोक के दूरगामी जो है सोच थी, इस युद्ध के जो है कई सारे कारण थे। उन कारणों में से 2-3 मोटे मोटे कारण क्या है, सुन लीजिए। एक तो क्या था, कलिंग में जो है खनिज संपदा से परिपूर्ण था क्षेत्र वो, ठीक है, इसलिए सामरिक रूप से वो हमारे लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है। दूसरी चीज़, सामरिक रूप से और कैसे महत्वपूर्ण था, तो कलिंग से आगे होके जो है आप देखेंगे ताम्रलिपि बंदरगाह पड़ता था। उड़ीसा वाला वर्तमान वाला उत्तरी सरकार तट जो है बंदरगाह है, उसको उस जमाने में ताम्रलिपि कहते थे। ठीक है। तो ताम्रलिपि बंदरगाह पड़ता था। तो ताम्रलिपि बंदरगाह पे नियंत्रण होने का मतलब ये था कि सीधा आप दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या थी कि जो है आप कलिंग जो है ऐसे था, जैसे सपोज कीजिए, मैं छोटा सा मैप बना दे के बता देता हूँ आपको। सपोज कीजिए ऐसे भारत का मैप है, ठीक है, क्या है, भारत का मैप है। अब जो है आपने देखा कि यहाँ जो है आपका क्या है, कलिंग है।
आपका जो है यहाँ इस वाले बेल्ट में यहाँ जो होगा वो क्या होगा, कलिंग होगा, और क्या होगा, कलिंग होगा। बाकी इस पूरे क्षेत्र में यहाँ बसा हुआ है वो क्या है, वो आपका जो है क्या है, मगध है। क्या है, मगध है। ठीक है, क्या है, मगध है। ठीक है, ये पूरे में मगध बसा हुआ है। अब इस क्षेत्र में यदि आपको साउथ इंडिया में जाना है मगध से, या पाटलिपुत्र से साउथ इंडिया में जाना है, तो आपको कहाँ होके जाना पड़ेगा, कलिंग होके। आपको पाटलिपुत्र से इन देशों की तरफ जाना है तो कहाँ होके जाना होगा, कहाँ होके जाना होगा, कलिंग से। तो इसलिए इनका जो है क्या था, इस क्षेत्र का सामरिक महत्व बहुत अधिक था। क्या था, सामरिक महत्व था। इसलिए जो है इसने इसको जीतना उचित समझा, ताकि इसे व्यापारिक मार्ग आसानी से उपलब्ध हो सकें और दक्षिणी तरफ जाने के लिए रास्ता उपलब्ध हो सके, ताकि दक्षिणी क्षेत्रों में विजय या प्रभाव स्थापित कर सकें। दूसरा क्या था, दूसरा इस कलिंग वाले क्षेत्र में किसकी उपलब्धि थी, खनिज की उपलब्धि थी। किसकी उपलब्धि थी, खनिज की। तो ये सारे कारण जो है कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इसको प्रभावित करेंगे या इसको जो है ललायित करेंगे किसकी तरफ, कलिंग की तरफ आक्रमण करने के लिए। और उसने कलिंग पे क्या कर लिया, आक्रमण कर लिया। जितने भी नए लोग कनेक्ट है प्लीज पहले आते ही लाइक कर दिया करो। राम राम भाई, राम राम दुखी आत्मा, इतने कितने राम राम कर रहा है। ऋषिराज, गजराज, राम राम भाई। बिल्कुल भाई, 13वें शिलालेख मैंने बता दिया सुबह जाकर, आपको बहुत अच्छी आ रही जीके, इसके लिए शुक्रिया, आप इतना ढंग से पढ़ते हैं इसके लिए। ठीक है ना, चलिए ये हमें जो है इसकी जानकारी मिलती है कौन से, 13वें अभिलेख में। ठीक है, और क्या है अशोक के बारे में तो और देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो अशोक ने जो है अब क्या करेगा, धम्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर देगा। और क्या है अशोक के बारे में देखते जाइएगा। अशोक जो है अपने शासन के या राजाभिषेक कहो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, दसवें वर्ष में, कौन से वर्ष में, 10वें वर्ष में ये जाता है कहाँ पे, लुम्बिनी की यात्रा करता है। अशोक ने अपने शासन या राजाभिषेक के कौन से वर्ष में जो है लुम्बिनी की यात्रा की, 10वें वर्ष में। लुम्बिनी क्यों की, क्योंकि अब ये बौद्ध धर्म अपना लेगा और लुम्बिनी की यात्रा करेगा। लुम्बिनी की यात्रा इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र में जो है क्या होगा, भगवान बुद्ध का जन्म होगा। ठीक है, यहाँ गया और शासन के 20वें वर्ष में या राजाभिषेक या शासन के जो है आप क्या कहेंगे, शासन के 20वें वर्ष में ये कहाँ जाता है, ये लुम्बिनी की यात्रा करता है। और सॉरी, बोध गया की, कहाँ की करेगा, बोध गया की। क्यों, क्योंकि बुद्ध ने जो है अपना सबसे प्रमुख धर्म के अंदर था बुद्ध का, बौद्ध धर्म का, वो कौन सा था, बोध गया था। इसके बाद श्रावस्ती जाता है और सारनाथ भी जाता है। श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, सर्वाधिक समय व्यतीत किया था। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये शासन के 20वें वर्ष में कहाँ गया, बोध गया गया। जब ये लुम्बिनी जाता है, कहाँ जाता है, हालांकि मैं आगे बताऊंगा, लुम्बिनी जाता है, इसकी जानकारी हमें मिलती है रोमेनदई अभिलेख में। कौन से अभिलेख में, रोमेनदई अभिलेख। ये नेपाल में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, नेपाल में। हालांकि जब मैं आपको आर्थिक स्थिति पढ़ाऊंगा मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था की, तब इसका जिक्र करेंगे अपन। और इसमें जो है इसने वहाँ के लोगों का कर जो था, क्या था, कर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। सुनते जाना मैं क्या कह रहा हूँ, कि कर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। जो कर लेता था 1/6 भाग था, उसको घटा के कितना किया, 1/8 भाग किया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। जो भी नए लोग आए हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सोनू शर्मा भी डेली क्लास रहती है मेरी, ठीक 5 बजे। इंक्वायरी कर लो भी, जिनको सर का नंबर चाहिए। चुन राम जो है ये, इनको बीके पाठक सर का नंबर चाहिए, तो वो बिल्कुल कंप्लीट हिस्ट्री करवाऊंगा, इंडियन सोशल प्लेटफॉर्म।
मुकेश माझी राम राम, नीरज कुमार, पीसीएस वगैरह सब कवर होंगे। ठीक है, तो ये मैं जिक्र उसमें करूँगा, ये ध्यान रखना। तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में कहा जाएगा, लुम्बिनी जाएगा, और शासन के 20वें वर्ष में कहा जाएगा बोध गया जाएगा, इनकी यात्रा करेगा ये। इसके अलावा क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि राज्याभिषेक 10वें वर्ष में लुम्बिनी यात्रा कर रहा है, शासन के 20वें वर्ष में बोध गया जा रहा है। और भी कोई चीज़ है तो देखते हैं। तो अशोक का जो है आपका धर्म की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? धर्म की। अशोक के धर्म जो था, अशोक था वो था बौद्ध धर्म का। कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म। अशोक का कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म का अनुयायी। कौन से धर्म का अनुयायी है? अनुयायी बौद्ध धर्म का। ठीक है। पूर्व में कौन से धर्म का था? पूर्व में धर्म कौन सा था? धर्म तो शैव धर्म का मतावलंबी था। कौन से धर्म का था? शैव धर्म का था। अब इन दोनों धर्मों के बारे में थोड़ा थोड़ा सुन लो। ये शैव धर्म है, इसकी जानकारी हमें मिलती है कलहन की राज तरंगिणी में। क्या मिलती है? कलहन की राज तरंगिणी में। ठीक है, कलहन की राज तरंगिणी जो है, यहाँ किसका इतिहास है? इसमें कश्मीर का इतिहास है। किसका इतिहास है इसमें? कश्मीर का। कलहन की राज तरंगिणी में किसका इतिहास है? कश्मीर का इतिहास है। कश्मीर का इतिहास। किसका इतिहास है? कश्मीर का इतिहास है। दिख रहा है ना? ठीक है, यानी यहाँ नहीं दिखेगा। चलो धर्म इधर कर लेते हैं बात, क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा साहब, आपको थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ढंग का है थोड़ा, इसलिए एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन इसकी यहाँ बात कर लेते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं अशोक के धर्म की। धर्म हमें दो चीज़ें मिलती है। एक तो हमें पता चलता है कि जो है बौद्ध धर्म का था अनुयायी। कौन से धर्म का? बौद्ध। इससे पहले पूर्व में धर्म कौन सा था? पूर्व में कौन सा धर्म था? शैव धर्म, या शैव मतावलंबी, शैव अनुयायी था। क्लियर है? शैव अनुयायी की जानकारी हमें मिलती है, वो मिलती है कलहन नामक एक इतिहासकार हुए, और उन्होंने किताब लिखी राज तरंगिणी। क्या लिखी? राज तरंगिणी। इस राज तरंगिणी में जो है हमें जानकारी मिलती है, वो मिलती है कश्मीर का इतिहास। किसका इतिहास? कश्मीर का इतिहास। इसमें बताया गया है कि आपके अशोक का एक जो है आगे जाके पीढ़ी में आपका पुत्र होता है जालोक। क्या नाम होता है? जालोक। उस जालोक को क्या बताया गया है? कश्मीर का राजा। जालोक क्या है? कश्मीर का शासक। हालांकि ये बहुत बाद में लिखी गई है। और राज तरंगिणी भारत की पहली ऐसी प्रमाणिक पुस्तक होती है जिसमें इतिहास को क्रमबद्ध रूप से लिखा गया है। ठीक है, प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना गया भारत का इतिहास के संदर्भ में, ये ध्यान रखना। चलिए, तो इसमें जो है इसको शैव मतावलंबी बताया गया, और इसी राज तरंगिणी में बताया गया है कि कश्मीर में इसने क्या क्या किया। इसने जो है शिव मंदिर बनवाया। अशोक ने क्या बनाया? इस राज तरंगिणी के अनुसार शिव मंदिर बनाया। और क्या किया? और श्रीनगर बसाया। क्या बसाया? श्रीनगर बसाया। और जो है क्या किया? और जो है यहाँ पे अच्छा इसमें नहीं है, तो दो ही चीज़ें हैं। कितनी है? दो ही है। अच्छा, इसी राज तरंगिणी के अनुसार तीसरी चीज़ है, वो है नेपाल पर आक्रमण, या नेपाल पर जो है इसने क्या कर ली थी? विजय। अशोक ने नेपाल पर भी क्या कर ली थी? विजय। नेपाल में जो है दो चीज़ें मिलेगी हमें। क्या क्या मिलेगी? एक तो मिलता है कि देवपाटन नगर बसाया। कौन सा नगर? देवपाटन। एक नगर बसाया ललित पाटन। कौन सा नगर बसाया? ललित पाटन। देवपाटन बसाया, वो बसाया चारुमती ने। किसने बसाया? चारुमती ने। ये चारुमती कौन थी? ये अशोक की बेटी थी। कौन थी? अशोक की बेटी। चारुमती दिख नहीं रहा है, ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, चारुमती। ठीक है, ये चारुमती जो है ये क्या है? ये अशोक की बेटी है। क्या है? अशोक की बेटी। और इसने कौन सा नगर बसाया आपके नेपाल में? इसने नेपाल पर नगर बसाया, देवपाटन नाम है उसका। क्या नाम है? देवपाटन। ठीक है, और ललित पाटन, ये दो नगर बसाए हैं। और कुछ नहीं, मैंने आपको कहा लुम्बिनी यात्रा जाता है तो 1/6 से जो है कर कितना कर देता है? 1/8 कर देता है। कितना कर देता है?
1/8 कर देता है। इसकी भी हमें जानकारी मिलती है, ये भी नेपाल में है। चलिए बौद्ध धर्म की जानकारी, तो जो है बौद्ध धर्म की जानकारी हमें कई सारे ग्रंथ मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है कि ये जो है पहले ब्राह्मण धर्म का रक्षक था या ब्राह्मण धर्म का पालन करता था। कौन से धर्म का? ब्राह्मण धर्म का पालन करता था। ब्राह्मण धर्म कौन? अशोक। और प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाया करता था। कितने? 60,000 ब्राह्मणों क्या करवाया था? भोजन करवाता था। लेकिन इसका मतलब क्या है यहाँ इतना सारा बताने का? यहाँ इतना सारा बताने का मतलब साफ साफ है कि वो अतिशयोक्तिपूर्ण ये बताना चाहते हैं कि वो कितना कट्टर ब्राह्मणवादी इंसान था जो प्रतिदिन 60,000 लोगों को भोजन करवाता था, और हमने फिर भी उसे जो है कौन से धर्म में कन्वर्ट कर लिया? बौद्ध धर्म में। कन्वर्ट कैसे किया? क्योंकि इनका ये मानना था कि बौद्ध धर्म इतना अच्छा है, उसकी इतनी अच्छा यहाँ कि उनसे प्रभावित होकर अशोक जो है इतने अपनी इस धर्म की कट्टरता को छोड़ के भी कहाँ आ गया? बौद्ध धर्म में आ गया। तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन देखने को मिलता है हमें किसमें? बौद्ध साहित्यों में जो है देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात ये आती है कि अशोक ने जो ये बौद्ध धर्म अपनाया, ये किसके कहने पे कैसे अपनाया? तो देखिए 3 चीज़ें मिलती है हमें। प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, नए लोग जो भी आए। नहीं नेहा कुमारी, मैंने क्या उल्टा लिखवा दिया? बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लिया करो। अजय कुमार, मेरी गर्दन में सलवटे पड़ रही है, तो पढ़ने दे भाई, मोटा आदमी हूं तो पड़ेगी, क्या हुआ? इतना मत सोचो, इतना गौर से मत देखा करो। बस आप तो ये देखो कि जो पढ़ा रहे हैं वो कैसा है, उससे वो मैटर करता है। ठीक है, सुनिए। अब अशोक का जो है बौद्ध धर्म जो होता है, कौन सा धर्म होता है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी कैसे बनता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। तो देखो इसमें 3 चीजें चलती है। कितनी? 3। कौन कौन सी देख लो। पहली जो है हमें देखने को मिलता है कि अशोक जो है निग्रोध से प्रभावित हुआ था। कौन से? निग्रोध। निग्रोध कौन था? सुसीम का पुत्र था, जो अशोक के बड़े भाई थे सुसीम। हमने पीछे पढ़ा कि सुसीम जो है तक्षशिला का गवर्नर था। उसके समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह जो है किसने दबाया? अपने अशोक दबाना जाता है, फिर सुसीम खुद दबाता है, वो हम देखते हैं। तो ये सुसीम का क्या था? सुसीम का पुत्र। जब अशोक ने अपने नाने भाइयों की हत्या कर दी तो पीछे जो है ये निग्रोध था, इसने संन्यास ले लिया होगा और बौद्ध धर्म का क्या बन गया? अनुयायी। एक दिन अशोक अपने महल में खड़ा था और जो है निग्रोध बड़ी मस्ती से जो है सुबह से भिक्षा मांगने जा रहा था। तो अशोक सोचता है कि इस इंसान को कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है, अपनी मस्ती में कितना मदमस्त होते हुए जा रहा है, तो उसको सुकून मिलता है इस अध्यात्म में। तो कहते हैं कि वो निग्रोध से प्रभावित हो गया और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। एक कहानी हमें ये मिलती है। दूसरा ये मिलता है कि जो है इसको कन्वर्ट करने का श्रेय जो है वो महाकश्यप को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? महाकश्यप को। तो महाकश्यप कौन थे? महाकश्यप क्या? मोगलीपुत्तीस। मोगलीपुत्त 30। ये अशोक के समय जो है तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष होता है। कहते हैं कि इस मोगलीपुत्तीस ने जो है अशोक को बौद्ध धर्म में क्या कर दिया? कन्वर्ट। लेकिन एक बौद्ध धर्म जो है वो दिव्यादान है, वो कहता है कि उपगुप्त से इसने जो है क्या ली थी? दीक्षा ली थी। क्या ली थी? उपगुप्त से अशोक ने क्या ली थी? दीक्षा ली थी। ये हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में? बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के बारे में जानकारी मिलती है। 3 लोगों को ध्यान रखना, तीनों ही। निग्रोध कौन था? सुसीम का पुत्र था, ये भी सन्यासी था, इससे भी प्रभावित होता है। मोगलीपुत्तीस ने जो है इसको जो है क्या कर दिया था? इसको जो है धर्म प्रभावित करके धर्म कन्वर्ट कर दिया था, ये भी ध्यान रखना। और तीसरा होता है उपगुप्त, जिससे क्या मिलती है? से दीक्षा लेता है, ऐसा हमें जानकारी मिलती है दिव्यदान बौद्ध ग्रंथ से। ठीक है, चलिए और जो क्या है इसके बारे में वो बात कर लेते हैं। अब इस धर्म को अपना लिया है तो इस धर्म की जानकारी स्पष्ट रूप से हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है।
लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिए, इतना टाइम नहीं मत लगाइएगा। सुनिए, चलो अपन देख रहे थे वो ये था कि बौद्ध धर्म का क्या बन जाता है, अशोक अनुयायी। अभी तक हमने इसमें कई सारी चीज़ें देखी कि इससे पहले ये कौन से धर्म में था, इससे कौन कौन से लोगों से प्रभावित होकर ये धर्म अपना लेता है, लेकिन इस धर्म का अनुयायी बनता है, इसकी स्पष्ट जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो भाब्रू अभिलेख में। ये पढ़ता है विराट, कई किताबों में लिखा होगा विराट, एक ही बात है। कहाँ है विराट या विराट? राजस्थान जयपुर के पास, ठीक है। कहाँ है? राजस्थान जयपुर, ठीक है। इस अभिलेख को हम वर्तमान में कहते हैं, वो कहते हैं कलकत्ता बैराट अभिलेख। क्यों ऐसा? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कलकत्ता में ऑफिस है, वहां ये वर्तमान में स्थित है। हुआ क्या था कि 1837 में, कब की बात है? 1837 में। 1837 में एक अंग्रेज अधिकारी होता है कैप्टन, ये सेना में अधिकारी थे, कैप्टन बर्ट। इन्होंने इस अभिलेख को खोजा था, कहाँ से? बैराट से। ये जो भाब्रू है ना, ये भाब्रू, यहाँ पे सेना का वो जो है उसमें पड़ाव था, सेना का, अंग्रेज सेना का पड़ाव कहाँ था? भाब्रू गांव में था। अभी दिल्ली जयपुर जाते थे, हाईवे पड़ता है, ठीक है ना। और बैराट जो है उससे आगे पड़ता है 15-20 किलोमीटर। तो उस पहाड़ में जो है इसने देखा कि ये जो है क्या मिला इसको? एक शिलालेख मिला, और उस शिलालेख को कैप्टन बर्ट ने 1837 में खोजा और उसको हैज इट पत्थर को काट लिया। क्या कर लिया? उस शिलालेख को कैप्टन बर्ट ने एज इट काट लिया और उसको काट के अपने साथ कहाँ ले आए? भाब्रू में। तो कई महीने तक सेना का पड़ा भाब्रू में रहा, तो भाब्रू में पड़ा रहा। फिर भाब्रू से ये कहाँ चला गया? कलकत्ता। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कलकत्ता बैराट अभिलेख। वर्तमान में कहाँ है? कलकत्ता में, इसलिए, ठीक है। भाब्रू क्यों पड़ता है? क्योंकि बैराट से कहाँ लेके आए थे कैप्टन इसे? भाब्रू। तो कैप्टन बर्ट ने इसको क्या किया था? खोजा था। ये ध्यान रखना। इसकी खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता कौन है? कैप्टन बर्ट है। ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है और इस पे जो है स्पष्ट तौर पे 3 चीजें देखने को मिलती है हमें। बुद्ध, ठीक है, धम्म और क्या है? संघ। मतलब क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि और जो है धम्म शरणम गच्छामि। 3 बातें लिखी हुई। यानी कि अशोक ने यह कहा कि वो जो है बुद्ध में अपनी आस्था प्रकट करते हैं, धम्म में भी करते हैं और किस में करते हैं? संघ में। इस पे 2 बातें और लिखी हुई है। हाँ, एक चीज बुद्ध संघ धम्म हो गई, एक और है, क्या है? इसमें जो है इनको जो है मगध धीराज कहा गया है। मगध धीराज की उपाधि मिलती है इनकी। और कौन सी मिलती है? वो प्रियदर्शी तो है ही, प्रियदर्शी या पियदर्शी या क्या नाम मिलेगा? पियदर्शी। तो ये हमें जो है क्या देखने को मिलती है? उपाधियां देखने को मिलती है। कौन से अभिलेख में? भाब्रू। तो आपको स्पष्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि अशोक के बौद्ध धर्म में जाने का सर्वप्रथम उल्लेख या स्पष्ट उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? तो वो अभिलेख कौन सा है? भाब्रू अभिलेख है। इसमें क्या बातें बताई गई है? बुद्ध, धम्म और संघ। और पहली बार हमें उसमें यह भी पता चलेगा कि वो मगध धीराज की उपाधि धारण करता है। मगध धीराज की उपाधि क्या करेगा? धारण करेगा। हमें पहली बार यह पता चलेगा कि वो मगध का क्या है? शासक है। क्लियर है? चलिए भाई, और अधिक लोग लाइक कर दीजिएगा।
चलिए नेहा कुमारी जी, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ है तो अपन करेक्ट कर लेंगे इसे, ठीक है, अपन देख लेंगे। चलिए फिलहाल तो अधिक लोग कनेक्ट होइए, सेशन को शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से लोग क्या हो जाए, लाइव आ जाए। तो ये चीज़ें हमने देखी जो है, मगध राज की उपाधि, प्रियदर्शी, ये सारी की सारी हमें किसमें देखने को मिलती है, अशोक के लिए देखने को मिलती है। और इस तरह अशोक ने जो है धर्म अपना लिया। अब क्या होगा, अशोक जब बौद्ध धर्म अपनाता है तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने क्या किया था, जो है अपने शासन के 13वें वर्ष में, 14वें वर्ष में वैसे समझ लो, शासन के कौन से वर्ष में, 14वें वर्ष में जो है, वर्ष में इसने जो है महाधम पात्रों की नियुक्ति की थी। क्या की थी, महाधम पात्रों की नियुक्ति। कौन से वर्ष में, 14वें वर्ष में, ठीक है। इसकी जानकारी हमें मिलती है इसके 5वें अभिलेख में। कौन से अभिलेख में, 5वें अभिलेख में हमें यह पता चलता है कि अशोक ने जो है अपने शासन के 14वें वर्ष में बौद्ध धर्म के धर्माचरण हेतु की उसका प्रॉपर आप पालना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसलिए महाधम पात्रों की क्या कर दी, नियुक्ति कर दी। और इसी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री का नाम क्या था, संघमित्रा, इन दोनों को कहाँ भेजा, श्रीलंका। कहाँ भेजा, श्रीलंका, ठीक है। तो ये तो अशोक की प्रारंभिक इसके जीवन काल से संबंधित जुड़ी जानकारियां थी। और अपन देखते हैं अशोक के प्रमुख अभिलेख। क्या देखते हैं, प्रमुख अभिलेख, ठीक है। चलिए नेहा कुमारी, कोई दिक्कत नहीं है, आपका डाउट क्लियर कर देते हैं अभी, टेंशन मत लीजिए। चलिए देखते हैं, आपको बता देंगे, आपका डाउट क्लियर कर देंगे, टेंशन फ्री रहिए। चलिए देखेंगे, अभी तो मिल नहीं रहा है, मैं देख लूंगा, आपको बता दूंगा, आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अशोक के, अपन क्या देखते हैं, अभिलेख। ये है आपका कौन, अशोक, ठीक है। इसकी आपको 3 तरह से जो है ध्यान में रखना है। एक आपको मिलेगा शिलालेख, क्या मिलेगा, शिलालेख। एक मिलेगा आपको जो है स्तंभ लेख, क्या मिलेगा, स्तंभ लेख। और एक मिलेगा आपको गुहा लेख, क्या मिलेगा, गुहा लेख। क्लियर है, 3 चीजों में आपको ध्यान में रखना है, क्या मिलेगा, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, ठीक है। शिलालेख में 2 वैरायटी होगी, 2 प्रकार होंगे, कौन कौन से होंगे देखते जाना, ठीक है। शिलालेख में जो है एक मिलेगा आपको वृहद शिलालेख, क्या मिलेगा, वृहद शिलालेख। और एक क्या मिलेगा आपको, लघु शिलालेख, ठीक है। स्तंभ लेखों में भी सेम आपको एक मिलेगा, वो मिलेगा वृहद स्तंभ लेख, ठीक है। और क्या मिलेंगे आपको,
लघु स्तंभ लेख। ठीक है। और गुहा लेखों में कुछ नहीं, 3-4 प्रकार की गुहाएं या गुफाएं बनाएगा, उनके बारे में बात करेंगे। होती क्या है तो देख लो। शिलालेख का मतलब, शिला मतलब क्या होता है, पत्थर होता है। सपोज कीजिए ऐसे पत्थर का कोई है, उस पर कुछ जो है इसने ऐसे लिखा दिया, तो वो क्या है आपका शिलालेख। बड़े पत्थर पे तो वरहद है, और छोटे पत्थर पे है तो वो क्या है, वो क्या है आपका आपने लघु शिलालेख। स्तंभ लेख कुछ नहीं है, पत्थर को ऐसे गढ़ऊ कटा के ऐसे स्थापित कर दिया, और यहाँ पे ऐसे लिखा दिया कुछ भी। बड़े पे लिखाया है तो वरहद है, और ऐसे ही छोटे पत्थर पे कहीं लिखाया है तो वो क्या है, वो क्या है, लघु है। ऐसे ही आप समझ लीजिए जो है, ऐसे करके सपोज कीजिए जो है, ऐसे करके पहाड़ को काट के जो है क्या बना दी गई है, गुफा बना दी गई है। क्या बना दी गई है, गुफा। ये पहाड़ का जो है, ये पहाड़ है पूरा, और ये गुफा का क्या है, दरवाज़ा है। ये क्या है, दरवाज़ा गुफा का। ठीक है। तो इस तरह के इसके अंदर जो भी लेख लिखे मिलेंगे वो क्या होंगे, आपके गुहा लेख। क्या होंगे, गुहा लेख। ये ध्यान रखना है। अब आप फटाफट देखते जाना कौन से लेख हैं, कैसे हैं वो। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं शिलालेख। क्या देख रहे हैं, शिलालेख। शिलालेख में जो है देख लेते हैं। अच्छा हूँ विनोद टाक, अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं। देखिए ये अशोक है, और इसके अपन क्या देख रहे हैं, शिलालेख। क्या देख रहे हैं, शिलालेख। जैसा कि मैंने आपको कहा 2 डायमेंशन में देखेंगे हम। एक तो हम देखेंगे वरहद शिलालेख। क्या देखेंगे, वरहद शिलालेख। और क्या देखेंगे, और हम देखेंगे लघु शिलालेख। ठीक है। अब वरहद में देखते जाना फटाफट। टोटल इनकी संख्या जो है, टोटल जो है ये है 14। और प्लेस आपसे पूछे कितने स्थानों से मिले हैं, टोटल तो ये 8 स्थानों से मिले। कितने स्थानों से मिले हैं, 8। टोटल संख्या कितनी है, 14। मिले कितने से है, 8 जगह से मिले अलग अलग। तो सुनते जाना। पहला शाहबाज गढ़ी, दूसरा मान शेरा। ठीक है। ये दोनों ही कहाँ हैं, पाकिस्तान में। कहाँ हैं, पाकिस्तान में। और इनकी लिपि पूछे आपसे, दोनों की लिपि, तो लिपि इनकी कौन सी है, खरोष्ठी। कौन सी लिपि है, खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि की ये खासियत है कि वो जो है दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी, यानी कि यहाँ से यहाँ की तरफ लिखी जाती थी, न कि इधर से इधर। कैसे लिखी जाती थी, दाएं से बाएं की तरफ। जबकि वर्तमान ब्राह्मी लिपि वगैरह अपन देवनागरी लिखते थे, कैसे लिखते, बाएं से दाएं लिखते। चलिए, तो ये दोनों पाकिस्तान में है। तीसरा है आपका कालसी। कालसी जो है वो है यूके में। यूके का मतलब यहाँ क्या है, उत्तराखंड है। आप कहीं यूनाइटेड किंगडम में समझ लेना, उत्तराखंड। ठीक है। चौथा है सोपारा। सोपारा ठाणे के अंदर पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो मैं लिख रहा हूँ MH। ठीक है। क्या है, MH, महाराष्ट्र। तो यहाँ कर देते हैं पीछे, चलो महाराष्ट्र। पांचवा देख लो एरमुंडी। ठीक है। और छठा देख लो धौली। सातवां देख लो जोगड़। धौली और जोगड़ दोनों ही जो है उड़ीसा में है। कहाँ हैं, उड़ीसा में है। और ये 13वां जो अभिलेख है जिसमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, उससे ये पृथक है, ध्यान रखना। ठीक है। तो एरमुंडी, धौली, एरमुंडी आपके जो है आंध्रा में है, धौली, चोपड़ और जो है जोगड़, और कौन सा एक आधा और है, देख लेते हैं कौन सा है आपका, हाँ बस एक रहा है आपका। नीचे तक दिख रहा है क्या, इधर धौली जोगड़ दिख गया। एक मैं लिख देता हूँ आपका 7वां, 8वां यहाँ लिख रहा हूँ, तो आप देख लेना। वो है आपका जूनागढ़। कौन सा है, जूनागढ़। और ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में।
कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, तो एरमुडी जो है एपी में है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए ये सारे के सारे जितने भी है, सॉरी 3 से लेके और पीछे 8 तक, क्योंकि 1 2 तो कहाँ कैसे हैं? खरोष्टी लिपि में है। बाकी सारे के सारे जो है आपके कैसी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। कैसी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपके क्या है? वृहद शिलालेख है। एज इट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। लाइक कर दीजिएगा प्लीज, नए लोग जो भी जुड़े लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं लघु शिलालेखों को। किसको देखते हैं? लघु शिलालेखों को। तो लघु शिलालेखों की बात यदि करें तो इसमें जो है, अच्छा ये जो जितने भी होंगे आपके शिलालेख वृहद, इनमें इसकी राजकीय घोषणाएं वगैरह है। ठीक है, क्या करवाया क्या नहीं करवाया, जनता के लिए निर्देश दिए गए हैं कि उनको क्या क्या चीज़ों की पालना करनी क्या नहीं करनी वो। और लघु शिलालेखों की मैं बात करूं यदि इनकी, तो इसमें अशोक की व्यक्तिगत जानकारी मिलती है। ध्यान रखना, अशोक की व्यक्तिगत जानकारी कौन से शिलालेखों से मिलती है आपसे पूछें तो कौन से है? लघु शिलालेखों से अशोक की क्या मिलती है? व्यक्तिगत जानकारी। अब आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब जो है कौन से हैं वो कौन से हैं? गुजरा, ठीक है, कौन से हैं? मास्की, और कौन से हैं? और नेटूर, और कौन से हैं? और जो है उड़नगोला। कौन से हैं? उड़नगोला। ठीक है, गुजरा, मास्की, नेटूर, उड़नगोला, 4 स्थान ऐसे हैं या 4 शिलालेख लघु शिलालेख ऐसे हैं, इसमें क्या मिलती है? अशोक की हमें व्यक्तिगत जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? अशोक की व्यक्तिगत जानकारी। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो ये शिलालेख पूरी हो गई। अब देखते हैं अपन स्तंभ लेख। क्या देखते हैं? स्तंभ लेख। स्तंभ लेख भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में ध्यान रखना। अशोक के क्या देखेंगे? स्तंभ लेख। स्तंभ लेख। स्तंभ लेखों के बारे में बात करते हैं तो स्तंभ लेख देखिएगा क्या है। वही सेम वृहद स्तंभ लेख, वृहद स्तंभ लेख। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा? लघु स्तंभ लेख। ठीक है, वृहद स्तंभ लेख और क्या होगा? लघु स्तंभ लेख। देखिए एक हमें पहला मिलेगा, वो मिलेगा प्रयाग प्रशस्ति। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से ध्यान रखना, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, ये जो है वर्तमान में लगी हुई है, वो लगा हुआ है इलाहाबाद किले में, या प्रयागराज का जो किला है, ठीक है। इस प्रयाग प्रशस्ति जो है इसमें हमें जो है किसकी जानकारी मिलती है? इसमें कई सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। अशोक की रानी कारुवाकी की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? अशोक की रानी कारुवाकी। इसलिए हम इसको जो है लघु स्तंभ लेख भी कहते हैं, या रानी का लेख। इसको क्या कहते हैं? रानी का लेख। ठीक है, ध्यान रखना, क्या कहते हैं इसको? प्रयाग प्रशस्ति को रानी का लेख भी कहते हैं, ध्यान में रखना। चलिए, इसी पे हमें जो है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति देखने को मिलती है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना देखने को मिलती है। इसी के ऊपर है ना, और इसकी रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी, जो उसका युद्ध और शांति का मंत्री था। हरिसेन क्या होगा? इसका रचनाकार होगा प्रशस्ति का। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। जो समुद्रगुप्त की फेमस प्रयाग प्रशस्ति है वो किस पे लिखी हुई है? मूल रूप से अशोक की प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है। ठीक है, इसी के अंदर हमें जो है किसका जिक्र मिलेगा? आपका जो है जहांगीर और बिरबल का मिलेगा। जहांगीर एवं बिरबल की जानकारी मिलती है, यानी कि बाद में भी जो है मुगल कालीन शासकों की जानकारी भी मिलती है। तो ये प्रयाग प्रशस्ति के बारे में ध्यान रखना। बाकी हम जब प्रयाग प्रशस्ति देखेंगे गुप्त साम्राज्य, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे कि ये कौन सी शैली में है, चंपू में है या कैसे हैं, वो सारी देखेंगे। ठीक है, तो ये प्रयाग प्रशस्ति की जानकारी है। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा, प्रयाग प्रशस्ति के अलावा क्या है? तो दूसरा पॉइंट देखना, प्रयाग प्रशस्ति पहला पॉइंट,
दूसरा वृहद स्तंभ लेख कौन सा है देखना। दूसरा जो है दिल्ली टोपरा अभिलेख, मेरठ के पास उधर टोपरा में था तो ये ले आया। ये कौन ले आया, यहाँ दिल्ली में कौन लाया, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली में किसने स्थापित कराया, फिरोज शाह तुगलक। ये सल्तनत कालीन शासक था। ठीक है, ये तो है आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा आपसे पूछे तो वापस जो है सेम नाम से हैं, आगे तो दिल्ली, पीछे क्या लगाना है, दिल्ली मेरठ अभिलेख। क्या लगाना है, दिल्ली मेरठ अभिलेख। और यहाँ भी ये सेम नाम लिख देना। किसने आके लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने आके लगाया। किसने आके लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने। और क्या है, और जो है लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़, ये कहाँ पड़ता है, ये बिहार में। कहाँ पड़ता है, बिहार में। लोरिया अरराज, लोरिया अरराज कौन सा है, लोरिया अरराज, ये भी कहाँ पड़ता है, बिहार में। ठीक है, और एक है छठा रामपुरवा। कौन सा है, रामपुरवा। इस रामपुरवा से 2 अभिलेख मिले हैं। कितने मिले हैं, 2 अभिलेख। और ये भी कहाँ हैं, बिहार। ठीक है, तो टोटल इन अभिलेखों की संख्या है वो है, टोटल कितने हैं, टोटल 7। और पैलेस कितने हैं, 6 अलग अलग स्थानों से जो है हमें कितने स्तंभ लेख मिले हैं, वो मिले हैं आपके 7। कितने मिले हैं, 7। तो ये आपके एग्जाम दृष्टि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा एडिट पूछते हैं, इसमें आपको मिलान करने को कह देगा कि इनमें से कौन सा कहाँ है बताइए। तो ये नीचे वाले तीनों ही कहाँ हैं, बिहार में हैं। ऊपर दोनों जो है दिल्ली में स्थापित किया गया है, एक वर्तमान अभी इलाहाबाद किले में स्थित है। तो 6 हो गई आपकी। ठीक है, शुक्रिया मालम सिंह जी, मैं करवाता हूँ नेहा, राइट करवाता हूँ। ठीक है, अब लघु स्तंभ लेखों की बात कर लेते हैं। लघु स्तंभ लेख जो है आपके, उसमें भी अशोक की जो है राज्य की घोषणाएं होगी। उसमें अशोक ने किसी को जो है जो चीज़ें बताई है, निर्देश दिए हैं, उसके बारे में बात की जाएगी। लघु स्तंभ लेख, इसमें क्या मिलेगा, इसमें आप जो है इसकी राजकीय घोषणाएं देखने को मिलेगी। राजकीय घोषणाएं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपका जो है कौन सा, रोमेनदेई अभिलेख, रोमेनदेई अभिलेख। कौन सा अभिलेख, रोमेनदेई। कहाँ पे है, नेपाल में है। कहाँ है, नेपाल में। जब लुम्बिनी यात्रा की अशोक ने, तब जो है अशोक ने यहाँ पे जो है किसानों का कर, किसका कर, किसानों का कर जो है 1/6 से घटाकर, क्या है, घटाकर कितना कर दिया, 1/8 भाग कर दिया। तो ये इसलिए जो है ये कर संबंधी बात है, इसलिए हम इसको जो है अशोक का आर्थिक घोषणा पत्र कहते हैं। कौन से लघु स्तंभ लेख को आप अशोक का आर्थिक घोषणा पत्र कहेंगे, आर्थिक घोषणा पत्र। तो ये आपका जो है एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेते हैं, तो वो रोमेनदेई अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है, रोमेनदेई, जो क्या है अशोक का जो है आपका आर्थिक घोषणा पत्र है। ये आपका जो है रोमेनदेई पहला हो गया। एक है दूसरा नंबर में यहाँ लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा, दूसरा है सांची अभिलेख। कौन सा, सांची स्तंभ लेख। सांची का स्तूप जो है अशोक द्वारा निर्मित है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो सुन लेना। सांची का जो है स्तूप है वो किसके द्वारा निर्मित है, मौर्यकालीन अशोक द्वारा है। सांची स्तंभ लेख है। इसमें जो है भिक्षुओं को चेतावनी दी है अशोक ने, भिक्षुओं को क्या दी है, चेतावनी। ठीक है, उनको कहा गया है कि यदि आप धर्म विरुद्ध आचरण करोगे तो आपको जो है सफ़ेद या श्वेत वस्त्र धारण करवा के अज्ञात स्थान पे जो है रख लिया जाएगा। इसलिए धर्म या संघ में फूट डालने की कोशिश मत कीजिए। ये संघ धर्म क्या है हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे भी वैसे, तो वो ध्यान रखना। तो भिक्षुओं को क्या देता है, चेतावनी। एक और अभिलेख है ऐसा का ऐसा, इसका जो है, हाँ, एक तीसरा मैंने आपको बता दिया, थोड़ी देर पहले ही बताया, इसको जो है रानी का अभिलेख कहते हैं। रानी का अभिलेख जो कहाँ पे लगा हुआ है,
प्रयागराज में, है ना, प्रयागराज, जिसमें इसकी रानी कारुवकी का जिक्र मिलता है। अशोक की एकमात्र रानी जिसका अभिलेखों में जिक्र मिलता है। क्या मिलता है? अभिलेखों में जिक्र। ठीक है, अब अपन बात करते हैं गुहा लेखों की। कौन सी? गुहा लेखों की। अशोक ने जो है पाटलिपुत्र के पास बराबर की पहाड़ियों में जो है कई सारी गुफाएं बनाई थी। क्या बनाई थी? गुफाएं। तो गुहा लेखों की बात करूं मैं आपसे, गुहा लेख तो अशोक के काल की देखना, करण, ठीक है, सुदामा, ठीक है, विश्व झोपड़ी और जो है चौपड़, ये जो है चारों ही कहाँ बनाई? बराबर की पहाड़ियों में। कहाँ बनाई? अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में। अशोक के बाद जो है इनके शासक बनते हैं, वो अशोक के बाद राज्य जो है दो भागों में बढ़ जाता है, पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, और एक भाग का जो है आपका संप्रति शासक बनेगा, एक का बनेगा दशरथ। तो संपत्ति जो होगा अशोक के प्रवर्ती शासक होगा संपत्ति। संप्रति ये जो है जैन धर्म का अनुयायी होगा। किसका होगा? जैन धर्म। और उसके बाद दूसरे हिस्से का भागीदार होगा, वो होगा दशरथ। कौन होगा? दशरथ। और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी होगा। कौन से धर्म का? बौद्ध। इसने भी जो है कई सारी लोमस ऋषि की पहाड़ियों में जो गुफाएं बनाई थी, उन गुफाओं के बारे में जो है थोड़ी बहुत चलते फिरते कल बात कर लेंगे। तो ये जो है ध्यान रखना, प्रवर्ती काल में ये अशोक के बाद कौन था? बौद्ध धर्म का। ये कौन सा था? जैन धर्म का। जैन धर्म के दो शासक हमने देखे थे, किसमें? मौर्य काल में, एक चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा कौन सा है? संप्रति। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? इसके अलावा जो है ध्यान रखना कि अशोक के अगले 50 साल में मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य क्या हो जाएगा? विखंडित हो जाएगा। मौर्य डायनेस्टी जो है का पतन हो जाएगा। और उसके बाद हम जो अगला टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति, इनका प्रशासन कैसा था, वो सारी बातें करेंगे कल। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है किसी बालिका का, तो नए लोग जो भी जुड़े हैं वो जो है क्या करें? लाइक कर दें। और ये आई एम पॉजिटिव सिंह पूछ रहे कि शिलालेख क्या होता है, तो मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया शिलालेख क्या होता है। ठीक है, लेक्चर पूरा देखना, समझ आ जाएगा आपको। बिल्कुल, ये मालम सिंह जी ने बता दिया आपको। शिलालेख यानी पत्थरों पर लिखे गए लेख जो है वो क्या है? शिलालेख है। ठीक है, अच्छा, अब जो है एक नेहा कुमारी बालिका है। नेहा कुमारी जी ऑफलाइन कमेंट में बता दूंगा मैं वैसे आपका आंसर, और आप उसमें ही देखना, ज़्यादा आनंद आएगा, क्योंकि अभी मैं लाइव तो दिखा नहीं पाऊंगा। और या फिर आप कल ये क्वेश्चन पूछना, मैं क्वेश्चन आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, हालांकि जहां तक मैं हूं, मैं श्योर हूं, क्योंकि अशोक ने 10वें वर्ष में जो है उसके जन्म स्थान की यात्रा की थी, और 20वें वर्ष में उसकी जो है साधना स्थल की यात्रा की थी, जहाँ पर वो तपस्या करते थे बुद्ध। ठीक है, तो वो चीज़ है। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो अपन कल क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अधिक से अधिक सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या कर दीजिएगा? सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।